व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर मूवी स्टोरी। आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के घर जाकर फंस जाता है और वहां से निकलना उसके लिए लगभग मुश्किल हो जाता है। ये एक सस्पेंस मूवी है जिसका नाम है गेट आउट। ये मूवी रिलीज हुई है 2017 में, जिसकी रेटिंग IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत एक ब्लैक अमेरिकन से होती है जिसका नाम लोगन होता है। लोगन एक सुनसान रोड पे अकेले चलता हुआ अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तब अचानक एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। इस बात का अंदाज़ा लोगन को भी होता है, इसलिए वो अपना रास्ता चेंज करके वापस जाने लगता है। जाते जाते उसकी नज़र दोबारा उस गाड़ी पे पड़ती है जिसका दरवाज़ा खुला होता है। अचानक एक आदमी जिसने एक मास्क पहना होता है लोगन पर हमला कर देता है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है और वो उसे गाड़ी में बैठाकर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को मिलने आती है जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और रोज उसके साथ ही काम करती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और क्रिस को पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि रोज उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रही होती है। इसी दौरान क्रिस रोज को बताता है कि अभी भी टाइम है, सोच लो, ऐसा ना हो कि मेरे ब्लैक होने पे तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन होता है और इस बात को लेकर उसे काफ़ी घबराहट होती है। लेकिन रोज उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स रेसिज्म पे यकीन नहीं रखते और वो काफ़ी ओपन माइंडेड है और वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें जिस बात से चिंता हो रही है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लव है, इसलिए क्रिस रोज की बातों से सेटिस्फाई हो जाता है और वो दोनों अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान क्रिस अपनी जेब से सिगरेट निकालता है लेकिन रोज उसका सिगरेट लेकर बाहर फेंक देती है। क्रिस स्मोक एडिक्ट होता है और हमेशा से रोज उसको मना करती रहती है लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता। इसी दौरान क्रिस को उसकी दोस्त रॉड की कॉल आती है जो एक सिक्योरिटी फर्म में काम करता है। क्रिस उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनके पेरेंट्स के घर जा रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुमने उनके डॉग का ख्याल रखना है। इसके साथ रोज क्रिस को फोन का स्पीकर ऑन करने का कहती है और वो रोड के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे क्रिस को काफी जेलसी होती है। इन दोनों के बीच यही हंसी मजाक चल रहा होता है लेकिन अचानक एक हिरन गाड़ी से टकरा जाती है। रोज जल्दी से गाड़ी रोक देती है और वो हिरन के पास जाते हैं लेकिन क्रिस देखता है कि वो हिरन मर चुकी होती है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस इनसे सवालात पूछते हैं और रोज उनका जवाब देती है लेकिन क्रिस इस इंसिडेंट से काफी परेशान होता है। पुलिस क्रिस से भी ID मांगता है लेकिन रोज उसको ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि ड्राइविंग वो कर रही थी, इसलिए इसमें क्रिस का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को भी पता होता है कि गाड़ी रोज चला रही थी लेकिन वो रेसिज्म की वजह से क्रिस को तंग करने लगता है, लेकिन रोज के मना करने के बावजूद फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों भी सुकून का सांस लेते हैं और कहते हैं कि बाल बाल बचे और वो अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। और इसके साथ साथ वो रोज के घर पहुंच जाते हैं। रोज उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है जिसमें उसके फादर डीन आर्मिटाज और उसकी वाइफ मिसी आर्मिटाज होते हैं। डीन एक न्यूरो सर्जन होता है और मिसी एक साइकोलॉजिस्ट होती है। सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है और वो आपस में गपशप लगा रहे होते हैं। इसी दौरान मिसी क्रिस को कहती है कि तुम स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते, और क्रिस हंसी मजाक में बाल टाल मटोल देता है और कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये बात क्रिस को थोड़ी अजीब लगती है कि मिसी को कैसे पता चला कि वो स्मोकिंग करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद रोज ने उसे बताया होगा। इसके बाद डीन क्रिस को अपने साथ ले चलता है और उसे अपना घर दिखाता है। घर देखते हुए डीन उसे इंट्रोडक्शन उनके हाउसमेट से करता है जिसका नाम जॉर्जिना है और वो भी ब्लैक होती है। जब वो बाहर जाते हैं तब उनका माली नजर आता है जिसका नाम वाल्डर होता है और वो भी ब्लैक होता है। ये देखकर क्रिस को अजीब लगता है कि यहाँ के दोनों नौकर ब्लैक ही क्यों हैं, और वो डीन से ये सवाल भी पूछता है जिसके जवाब में डीन कहता है कि ये उनके काफ़ी पुराने नौकर हैं और वो एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। इसके बाद डीन क्रिस को एक ऐसी जगह ले चलता है जहाँ पे उनकी फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं। वो उन्हें अपनी फैमिली फ़ोटोज़ दिखाता है और उसके बाद एक पिक्चर की तरफ इशारा करके कहता है कि उनके फादर हैं जो पहले ओलंपिक्स में भी खेला करते थे और वो बहुत तेज़ भागते थे, लेकिन वो हमेशा एक ब्लैक एथलीट से हार जाते थे। इसके बाद डीन एक कमरे की तरफ इशारा करके कहता है कि ये ब्लैक रूम है और ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट हो जाता है और पूरी फैमिली आफ्टरनून टी पे इकट्ठे होकर बातें करते हैं और मिसी क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। क्रिस बताता है कि उसके दोनों पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं
उसे उसके फादर के बारे में याद नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र 11 साल की थी जब उसकी मदर एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। वहाँ जॉर्जिना भी होती है और वो सबको टी सर्व कर रही होती है, लेकिन किसी वजह से वो क्रिस का गिलास इतना भर देती है कि सारा टी नीचे निकल कर उसके कपड़े खराब कर देता है। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कहीं और खोई हुई है। अचानक उसको ख्याल आता है और वो क्रिस से माफ़ी मांगती है। इसके बाद मिसी उसे जाने और आराम करने का कहती है। क्रिस अच्छा ऑब्जर्वर होता है और वो ये बात नोट करता है कि जॉर्जिना कहीं गुमी सुमी हुई रहती है। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक उनकी फैमिली का एक और मेंबर भी वहाँ आ जाता है, जो रोज का भाई जेरेमी होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और पूरी फैमिली रात को डिनर करने इकट्ठी हो जाती है। जेरेमी जो कुछ देर पहले आया होता है, लेकिन वो काफी ड्रंक होता है और उसका बिहेवियर क्रिस के साथ ठीक नहीं रहता और वो बार बार उसे तंग करता है और वो कुछ ऐसी बातें करता है और रेसिस्ट कमेंट पास करता है जिससे क्रिस को गुस्सा आए। लेकिन क्रिस शांत रहता है, रिलैक्स रहता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अपने रूम भेज देते हैं और क्रिस से उसकी बिहाफ पे माफी भी मांगते हैं। क्रिस भी माफ कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेरेमी ड्रंक है और ऐसा हो जाता है। फिर रात को जब रोज और क्रिस अपने रूम में होते हैं, तब रोज भी उसे अपने भाई की बिहेवियर पे माफी मांगती है। इसके बाद दोनों में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर होते हैं और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इसके बाद रात को क्रिस की आंख खुलती है और वो सिगरेट पीने घर से बाहर चला जाता है। वो सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन अचानक उसके सामने से कोई चीज उसकी तरफ काफी तेजी से आते हुए दिखाई देती है। वो काफी डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, वो उनका मालिक वाल्टर होता है जो उसके पास आकर गुजर जाता है। क्रिस को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो डर भी जाता है कि रात के इस समय कोई इतना तेजी से क्यों भागता होगा। तब अचानक इसकी नजर जॉर्जिना पे पड़ती है, जो खिड़की के बाहर क्रिस को देख रही होती है। ये देखते हुए वो और भी डर जाता है, लेकिन जब वो गौर करता है, जॉर्जिना उसे नहीं बल्कि खुद को खिड़की में देख रही होती है। इन दोनों का बिहेवियर भी काफी अजीब होता है और क्रिस काफी हैरत में पड़ जाता है। वो अपना सिगरेट खत्म करता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है और जैसे ही वो रूम में जाने लगता है, टीवी लाउंज का लाइट ऑन हो जाता है जहाँ पे मिसी बैठी होती है और वो उसे अपने पास बैठने को कहती है। मिसी उसे बताती है कि स्मोकिंग एक बुरी चीज है और अगर तुम चाहो तो मैं इसे छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन क्रिस कहता है कि फिलहाल मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद मिसी उससे और बातें करने लगती है, लेकिन असल में वो क्रिस को अपने बातों में उलझा रही होती है क्योंकि वो उसे हिप्नोटाइज करना चाहती है। मिसी के हाथ में एक कप और एक स्पून होता है और वो क्रिस को अपना बचपन याद करने का कहती है। उसका वो बचपन जो बहुत कठिन गुजरा होता है, जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने मॉम को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्रिस भी अपना बचपन याद करके मिसी की बातों में मुकम्मल खो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो अपने हाथ सोफे पर रगड़ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी तकलीफ में है। वो इस वक्त से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मिसी ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में किया होता है। इसके बाद क्रिस एक बड़े अंधेरे कुएं में नीचे गिरता चला जा रहा होता है। वो ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो और भी नीचे चला जा रहा होता है। उसे मिसी भी नजर आ रही होती है और वो खुद भी उस सोफे पे ही बैठा होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि वो और भी उस अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा है। इसके बाद मिसी उसके पास आती है और उसकी आंखें बंद कर देती है और अब जैसे ही क्रिस की आंखें दोबारा खुलती है, वो अपने बेड के ऊपर होता है। वो जल्दी से अपना फोन चेक करता है जहाँ पे उसके दोस्त रॉड का मैसेज आया होता है। उसने क्रिस की डॉग की पिक्चर उसे भेजी होती है जिसका वो ख्याल रख रहा होता है। इस रोज को बताता है कि उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने रात को उसे हिप्नोटाइज किया हुआ था, लेकिन रोज बताती है कि मेरी मामा ऐसा क्यों करेंगी। फिर वो क्रिस को तैयार होने को कहती है क्योंकि आज उनके घर एक पार्टी है और काफी ज्यादा मेहमान उनके घर पे आएंगे। क्रिस रोज की बात मान तो लेता है, लेकिन उसे अब भी दिल में यकीन होता है कि वो एक सपना नहीं हो सकता और वो भी पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और काफ़ी सारे मेहमान उनके घर आना शुरू हो जाते हैं। क्रिस चूंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और वो भी अपने कलेक्शन के लिए फ़ोटोज़ लेने लगता है और फ़ोटोज़ लेने के बाद वो तमाम मेहमानों से भी मिलता है। उसके साथ रोज़ भी होती है जो तमाम मेहमानों के साथ उसकी इंट्रोडक्शन करवाती है। लेकिन यहाँ पर क्रिस एक बात नोट करता है कि पार्टी में आए हुए तमाम मेहमान ओल्ड एज के हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो जिस मेहमान से भी मिलता है वो कुछ ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जो रेसिस्ट भी होते हैं और ब्लैक पीपल के बॉडी और फिजिक के बारे में भी होते हैं और इनमें सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन और सेक्स स्लेव की बात भी होती है। क्रिस को ये सारी बातें बहुत अजीब लगती हैं और वो पार्टी में खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर आगे चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अंधे शख्स से होती है। वो भी
पार्टी में आया होता है। इसका नाम जिम हॉडसन है, जो एक आर्ट डीलर होता है। क्रिस उसके साथ बैठ जाता है और जिम हॉडसन उसे बताता है कि पार्टी में सारे जाहिल लोग आए हुए हैं जो एक आर्टिस्ट की कदर नहीं कर सकते। मैं एक आर्ट डीलर हूँ और मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट की कदर कैसी की जाती है। वो क्रिस को कहता है कि मैं आर्ट डीलर तो बन गया, लेकिन मैं असल में तुम्हारी तरह फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं अब देख भी नहीं सकता। और आखिर में उसे ये कह देता है कि अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो मैं उसमें तुम्हारे जैसा फोटोग्राफर बनना पसंद करूंगा। इसके बाद क्रिस वापस पार्टी में जाता है, जहाँ पे वो एक आदमी देखता है जो ब्लैक अमेरिकन होता है। क्रिस उसके पास जाता है और उससे बात करता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अजीब होता है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो, या वो बात ना करना चाहता हो, या वो बात करना चाहता हो लेकिन कुछ कह नहीं पाता हो। इसीलिए क्रिस उसे पूछता है कि क्या उसे कोई मसला तो नहीं, लेकिन अचानक वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, और ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाती है। क्रिस ये देखकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर नहीं होता कि एक ब्लैक अमेरिकन एक व्हाइट अमेरिकन से शादी कर ले, और उनका एज डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो उस आदमी का बिहेवियर, क्योंकि वो इस सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे मौजूद हर एक ब्लैक अमेरिकन इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है। इसीलिए अब उसे ये भी लगने लगता है कि यहाँ कोई गड़बड़ जरूर है। के बाद वो दोबारा अपने रूम की तरफ जाता है और देखता है कि उसका फोन चार्ज से निकला हुआ है। वो अपना फोन चार्ज पे लगाता है और अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और यहाँ पे होने वाली अजीब चीजों के बारे में भी बताता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि अचानक रोज ऊपर आ जाती है। क्रिस दरवाजा बंद करता है और उसे बताता है कि ये कितनी अजीब बात है, मैं अपना फोन चार्ज पे लगाता हूँ, लेकिन जब भी उसे लेने आता हूँ वो चार्ज से निकला होता है। और इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि पार्टी में आने वाले तमाम लोग कैसे उसके बारे में अजीब कमेंट्स पास कर रहे हैं, लेकिन रोज उसे रिलैक्स होने, चिल करने और पार्टी में वापस आने को कहती है। ये कहने के बाद रोज वहाँ से चली जाती है, लेकिन क्रिस का दोस्त रॉड अब भी कॉल पे होता है और वो क्रिस को उस अफ्रीकन अमेरिकन लड़के की तस्वीर लेने का कहता है, ताकि वो उस तस्वीर को अपने सिस्टम में चेक कर सके और पता लगाए कि वो आदमी कौन है। क्रिस मान लेता है और अपना फोन दोबारा चार्ज पे लगा लेता है। तब वहाँ अचानक जॉर्जिना आ जाती है और वो क्रिस से कहती है कि डस्टिंग की वजह से मैं आपका फोन चार्ज से निकाल कर चली गई थी, इसीलिए वो उससे माफी मांगती है। और क्रिस भी कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद जॉर्जिना कहती है कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं और ये सारे लोग हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच सके। लेकिन जॉर्जिना के रिएक्शंस, फेस एक्सप्रेशंस इस वक्त बहुत अजीब होते हैं। वो एक पल में हंसती है और दूसरे पल में रोती है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुख्तलिफ होता है। और जॉर्जिना की ये हालत देखकर क्रिस का शक और भी बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपना फोन लेकर नीचे जाता है और उस आदमी की फोटो लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्रिस फोटो लेते वक्त फोन का फ्लैश ऑफ करना भूल जाता है और पिक्चर लेते हुए उस आदमी पे फ्लैश पड़ जाता है। और जैसे ही उस पे फ्लैश पड़ता है उस आदमी के फेस एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो जाते हैं। वो हाइपर होने लगता है और उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो क्रिस को कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, और इससे पहले कि काफी देर हो जाए तुम्हें यहाँ से ही भागना ही पड़ेगा। इसी दौरान वहाँ पे बाकी मौजूद लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और एक जगह तमाम लोग बैठकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तब डीन अर्मिटाज क्रिस को कहता है कि इस बंदे को मेंटल बीमारी है और फ्लैश पड़ने से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तभी अचानक वहाँ एक दरवाजा खुलता है जिससे मिसी, वो आदमी और उसकी वाइफ वहाँ से निकल कर आते हैं। मिसी कहती है कि ये आदमी अब बिल्कुल ठीक है। वो क्रिस को हेलो बोलता है और अपने बिहेवियर पर सॉरी करके अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोज क्रिस को अपने साथ लेक के किनारे ले जाती है, जहाँ पे वो वॉक करते हैं। क्रिस रोज को बताती है कि यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ और कैसे। लेकिन उसे ये भी बताता है कि चाहे वो जो भी हो, लेकिन हमें आज शाम यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन रोज उसे जवाब देती है कि ये तुम्हारे वहम के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन रोज कहती है कि अभी शाम होने लगी है और हम आज रात यहाँ पे गुजार लेंगे और सुबह यहाँ से चले जाएंगे, और क्रिस भी मान जाता है। अब सीन वहाँ से शिफ्ट होकर डीन पर आता है, जहाँ पर तमाम मेहमान इकट्ठे होकर एक ऑक्शन में हिस्सा लेते हैं। ऑक्शन में बोली किसी और पर नहीं बल्कि क्रिस पर लग रही होती है, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो क्रिस को खरीद लेगा।
और क्रिस को खरीदने के बाद वो उसे अपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्रिस जो ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हुआ होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने जा रहा है। यहाँ जिम हॉडसन सबसे ज्यादा बोली लगाता है और वो क्रिस को खरीद लेता है। और जैसे ही एक्शन खत्म होता है तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम हो भी होती है और क्रिस रोज के साथ उनके घर वापस आ जाता है। वो अपना फोन चेक करता है, जिसे रॉड की कॉल आई होती है। वो रॉड को दोबारा कॉल करता है। रॉड उसे बताता है कि मैंने उस आदमी के बारे में पता कर लिया है। उस आदमी का नाम लोगन है, जो एक थिएटर में काम करता है और वो 1 साल से मिसिंग रिपोर्टेड है। अचानक क्रिस को भी याद आ जाता है कि एग्जैक्टली ये वही आदमी है जिस पे मुझे शक हो रहा था। फिर रॉड उसे बताता है कि अब जो कुछ भी है, लेकिन तुम वहां से निकलो, वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। क्रिस जो ऑलरेडी बहुत डरा होता है, वो जल्दी से अपना सामान पैक करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये भी समझ जाता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। और वो जैसे ही वहां से निकलता है, वो सामने वाली दीवार पे एक दरवाजा खुला हुआ देखता है। और जब वो उसके पास जाता है, वहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें काफी सारी फोटोज होती है। और वो फोटोज किसी और की नहीं बल्कि रोज की होती है, जो ज्यादातर ब्लैक अमेरिकन के साथ होती है, जिसमें वाल्टर और जॉर्जिना की फोटो भी होती है। ये देखकर क्रिस शॉक हो जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो दरवाजा बंद करके वहां से जाने लगता है, लेकिन रोज उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन वो शांत होता है और वो शो नहीं करता कि उसको पूरी गेम समझ आ गई है। और वो रोज से गाड़ी की चाबी उठाने और नीचे आने का कहता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है और देखता है कि घर के बाकी लोग भी शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। जेमी हाथ में डंडा लिए दरवाजे पे खड़ा होता है, जबकि वहाँ पे डीन और मैसी भी होती है। जेमी अब क्रिस को धमकाने लग जाता है, जबकि डीन उसे ऐसा करने से मना करता है। रोज भी नीचे आ जाती है और क्रिस उसे गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन रोज अब भी अपनी बैग में चाबी ढूंढ रही होती है। क्रिस को अब होश आ जाता है और वो चीखता है और रोज से चाबी मांगता है। रोज जो काफी घबराए हुए अपने बैग में चाबी ढूंढ रही होती है, अचानक उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। हाथ से चाबी निकालती है और क्रिस को बताती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद क्रिस दरवाजे की तरफ भागता है और जेरेमी उसको पकड़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ मैसी भी होती है और उसी के हाथ में वही टीस्पून और कप होता है, जिसे वो क्लिक करती है और क्रिस वहाँ बेहोश हो जाता है। वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसी काले अंधेरे में वो गिरता चला जाता है। डीन और जेरेमी उसकी बॉडी उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। क्रिस सिर्फ उनको सुन सकता है, लेकिन बोल कुछ नहीं सकता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस का दोस्त रॉड उसे कॉल करता है, लेकिन क्रिस कॉल रिसीव नहीं कर पाता। और जब काफी ट्राई करने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं करता, वो पुलिस के पास चला जाता है। वो पुलिस को बताता है कि उसके दोस्त क्रिस ने लोगन को देखा है और यही लोगन काफी अरसे से मिसिंग भी है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि पार्टी के बाद उसका दोस्त क्रिस वापस नहीं आया। रॉड पुलिस को लोगन की तस्वीर भी दिखाता है और साथ में ये भी कहता है कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये पहले की तरह अब नहीं है। वो पुलिस से क्रिस को ढूंढने में हेल्प मांगता है, लेकिन पुलिस को सिर्फ ये कहानी लगती है और उन्हें रॉड पे यकीन नहीं होता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस को होश आ जाता है, लेकिन उसके दोनों हाथ और पांव सोफे से बंधे होते हैं। उसके सामने एक पुराना टीवी पड़ा होता है जो अचानक ऑन हो जाता है, जिस पर एक बूढ़े आदमी की वीडियो चलती है। वो बूढ़ा आदमी डीन का फादर होता है, जो हमेशा रहने वाली या इमोर्टैलिटी की बात करता है। ये सुनने के बाद वो कब दोबारा टीवी पे आता है और उसकी क्लिक की आवाज सुनकर क्रिस बेहोश हो जाता है। उसी शाम रॉड क्रिस के नंबर पे दोबारा कॉल करता है, लेकिन कॉल रोज रिसीव कर लेती है। रॉड क्रिस के बारे में पूछता है, लेकिन रोज बताती है कि वो 2 दिन पहले यहाँ से चला गया है। जिसके जवाब में रॉड कहता है कि मैं पुलिस के पास भी गया था, लेकिन क्रिस का कोई अता पता नहीं है। पुलिस का नाम सुनकर रोज घबरा सी जाती है और वो क्रिस से पुलिस के बारे में सवालात पूछती है, लेकिन रॉड को उसके घबराए हुए सवालात पर उसी पे शक हो जाता है और वो कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। लेकिन अब रोज रॉड को काबू करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन रॉड उसकी बातों में नहीं आता और कॉल बंद कर देता है। इसी के साथ अगले सीन में दोबारा क्रिस को दिखाया जाता है, जैसे होश आ जाता है। उसे होश आने के बाद टीवी दोबारा ऑन हो जाता है, जिस पे जिम हॉडसन यानी कि वही आर्ट डीलर होता है जिसने क्रिस को खरीदा होता है। वो क्रिस को बताता है कि अब से कुछ देर बाद हम दोनों का ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसमें हम दोनों के ब्रेन स्वैप हो जाएंगे। डीन जो न्यूरो सर्जन होता है वो ये ऑपरेशन करेगा और मिसी तुम्हें हिप्नोटाइज रखेगी। इसके बाद वो तुम्हारे सर से तुम्हारा ब्रेन निकाल के मेरा ब्रेन रख देगा।
इसके बाद तुम्हारी बॉडी मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तुम सिर्फ एक पैसेंजर रहोगे लेकिन तुम पर पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा। क्रिस समझ जाता है कि जो वाल्टर, लोगन और जॉर्जिना के साथ हुआ है वो अब इसके साथ भी होने लगा है। इसके साथ जिमी क्रिस को बताता है कि पुराने ज़माने में वाइट लोग ब्लैक लोगों को अपना स्लेव बनाते थे और अपना सारा काम उनसे करवाते थे, लेकिन आज ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। हम किसी भी अपने मनपसंद ब्लैक आदमी में अपना ब्रेन ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसी तरह से वो हमारा स्लेव रहता है, यानी मेरा दिमाग उसे हुक्म देगा और उसकी बॉडी मेरा काम करेगी। इसके बाद टीवी पे दोबारा वही ठीक कप आता है और क्रिस बेहोश हो जाता है। में दिखाया जाता है कि डीन ने सर्जरी शुरू की हुई है और उसने जिम हॉर्डन का दिमाग निकाल लिया होता है। इसके बाद जेमी क्रिस को लेने जाता है। जेमी उसके हाथ पांव खोल देता है और उसे व्हील चेयर पे ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक वहाँ पे क्रिस उठता है और जेमी को पीछे से मार देता है, क्योंकि उससे पहले वाले सीन में क्रिस भी होश नहीं होता और वो सोफे की कॉटन निकाल कर अपने कानों में लगा देता है और जब वो टीका पाता है वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग करता है। काफी वक्त गुजर जाता है और डीन जेमी का इंतजार करता रहता है, लेकिन अचानक वहाँ पे क्रिस आता है और वो वहाँ पे मौजूद एक चीज उठाता है और उसे डीन में घुसा देता है, जिससे डीन की मौत उधर ही हो जाती है। ये सब होते हुए रोज को भी दिखाया जाता है जो अपने हेडफोन लगाए हुए सॉन्ग सुन रही होती है और वो इंटरनेट पे अपने अगले शिकार के बारे में सर्च करती है। अब जैसे ही क्रिस वहाँ से निकलता है उसके सामने मैसी आ जाती है। मैसी अपने कप और स्पून की तरफ भागती है, लेकिन क्रिस उससे पहले पहुंचकर उसे गिरा देता है। फिर मैसी एक छुरी उठाती है और क्रिस पे हमला करती है, लेकिन क्रिस खुद को बचा लेता है और उसे मार देता है। अब क्रिस घर से बाहर निकलने वाला होता है कि अचानक जेमी उसके पीछे आ जाता है और दोनों में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार भी जेमी क्रिस को रोकने में नाकाम हो जाता है और क्रिस उसे मार देता है। वो घर से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उसके साथ वाली सीट में एक हेलमेट होता है। ये हेलमेट जेमी का होता है जिसने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में लोगन को किडनैप किया होता है। वो गाड़ी चलाते हुए वहाँ से जाता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने जॉर्जिना आ जाती है। जॉर्जिना गाड़ी से लग जाती है और क्रिस गाड़ी को रोक देता है, क्योंकि उसे अपनी माँ याद आ जाती है जिसकी मौत भी गाड़ी की टक्कर से हुई थी। वो गाड़ी से उतरता हुआ उसके पास जाता है और उसे उठा के गाड़ी में बिठा देता है और जैसे ही वो गाड़ी चलाते हुए आगे जाता है, रोज बंदूक हाथ में लिए हुए घर से बाहर निकलती है और वो जॉर्जिना को अपनी ग्रैंड मदर बुलाती है। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का दिमाग भी जॉर्जिना के अंदर लगाया होता है, यानी बॉडी जॉर्जिना की होती है और उसका ब्रेन उसकी ग्रैंड मदर का होता है। अचानक जॉर्जिना की आंख खुलती है और वो क्रिस को बताती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है। उस पे हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे क्रिस से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी एक दीवार से लग जाती है। इस एक्सीडेंट से क्रिस जख्मी हो जाता है, लेकिन जॉर्जिना मर जाती है। तब क्रिस जख्मी हालत में गाड़ी से निकलता है और खुद को बचाने लगता है, क्योंकि रोज उस पे गन फायर कर रही होती है। क्रिस खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन अचानक वहाँ पे वाल्टर आता है जो क्रिस को पकड़ लेता है, जिस पर रोज उसे कहती है कि ग्रैंडपा इसे जिंदा नहीं छोड़ना, यानी वाल्टर में इनके ग्रैंडफादर का दिमाग ट्रांसप्लांट हुआ होता है। वाल्टर क्रिस को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो अपना मोबाइल फोन निकालता है और उस पर फ्लैश कर देता है और फ्लैश पड़ने पर वाल्टर अपने होश में आ जाता है। वो क्रिस को नहीं मारता और वाल्टर रोज से बंदूक मांगता है और रोज भी उसे बंदूक दे देती है, क्योंकि वो उसे अपना ग्रैंडफादर मानती है। लेकिन वाल्टर क्रिस पर फायर करने के बजाय रोज पर फायर कर देता है और उसके बाद वो खुद को भी फायर से उड़ा देता है। इसके बाद क्रिस खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है और वो देखता है कि रोज अभी भी जिंदा है और वो गन की तरफ आ रही है, लेकिन क्रिस उसके हाथ से गन हटा देता है और अपने दोनों हाथों से रोज का गला दबाने लगता है। रोज बहुत मासूम बन जाती है और वो क्रिस से माफी मांगती है और उसे ना मारने का कहती है। क्रिस उसकी एक नहीं सुनता और उसका गला दबा देता है और रोज जैसे ही मरने वाली होती है, अचानक वहाँ की पुलिस आ जाती है। क्रिस अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और एक बार फिर रोज मासूम बनकर हेल्प मांगती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर गाड़ी से उतरता है, वो रॉड होता है यानी क्रिस का दोस्त होता है और वो अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत शॉक हो जाता है, जिसे पुलिस की हेल्प नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। क्रिस अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जबकि रोज अपनी जख्मों की वजह से वहाँ पे मर जाती है और वहाँ से जाते हुए रोड क्रिस को बताता है कि दोस्त, मैंने तुम्हें मना किया था कि खूबसूरत लड़कियों पे कभी एतबार नहीं करना। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है।